दोस्तों नमस्कार, जनता पाठशाला चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा अभी चल रही है और आपकी 20 मार्च को होने वाली है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए उसी के आधार पर कुछ सवाल को पढ़ते हैं। कुछ शॉर्ट टाइप भी है और कुछ लॉन्ग टाइप भी है। तो सवाल, सोशल साइंस मैट्रिक बोर्ड 2023, इसमें आप लोग को पढ़ना है। 5 सवाल है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है दोस्तों। तो सवाल नंबर 1, रिंडरपेस्ट से आपका क्या तात्पर्य है। यह सवाल रहेगा, रिंडरपेस्ट क्या है या रिंडरपेस्ट से आप क्या समझते हैं। इस तरह का सवाल आपका एक ही जवाब रहेगा दोस्तों। रिंडरपेस्ट जानवरों की एक बीमारी का नाम है। ठीक है। अब सवाल नंबर 2 की ओर चलते हैं। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रारंभ हुई। ठीक है दोस्तों, बोरा औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रारंभ हुई। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री है ना। फैक्ट्री की शुरुआत कब और कहाँ प्रारंभ हुई, ये पूछ रहा है। जैसे फैक्ट्री जैसे होता है ना, फैक्ट्री में काम करता है लोग, इसी को औद्योगिक क्रांति बोलते हैं। तो जवाब है इसका दोस्तों, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी के मध्य में प्रारंभ हुई। ये चीज़ आपको याद रखना है। नंबर 3 सवाल है आपका दोस्तों, घरों में उपयोग होने वाली ऊर्जा संसाधनों के नाम लिखिए। इसका मतलब हुआ दोस्तों, घर में जो आप भी ऊर्जा संसाधन उपयोग करते हैं खाना बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, वही मतलब हुआ। क्या क्या चीज़ से खाना बनाते हैं। कोयला से हम लोग खाना बनाते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी गैस है ना, इससे भी खाना बनाते हैं। केरोसिन तेल से भी खाना बनाते हैं, लकड़ी से भी खाना बनाते हैं, उपले जिसको हम लोग गोईठा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई और इसके संस्थापक कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है दोस्तों, इसका स्थापना कब हुआ था और इसका संस्थापक कौन थे। तो इसका जवाब है आपका दोस्तों, इसका स्थापना हुआ 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में और संस्थापक थे M.O. ह्यूम। ठीक है दोस्तों। सवाल नंबर 5, लोकतंत्र के कोई 2 चुनौतियों को लिखें। लोकतंत्र के कोई 2 चुनौतियों। ठीक है दोस्तों, लोकतंत्र के प्रमुख 2 चुनौतियां हैं। क्या क्या चीज़ है दोस्तों। पहला दोस्तों आपका जनसंख्या वृद्धि। क्या है, जनसंख्या वृद्धि। और दूसरा आपका अशिक्षा। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना है। लोकतंत्र के 2 चुनौतियां, जनसंख्या वृद्धि और अशिक्षा। सवाल नंबर 6, मुद्रा को परिभाषित कीजिए, जिसको हम लोग बोलते हैं रुपया। यानी मुद्रा क्या है, मुद्रा से आप क्या समझते हैं, मुद्रा से आपका क्या तात्पर्य है। इस तरह का सवाल बने रहेगा दोस्तों। तो आपको उसमें एक ही लिखना है, मुद्रा धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय की क्रियाएं होती है। मुद्रा यानी कि रुपया। रुपया से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, किसी चीज़ को हम लोग खरीदते हैं, वस्तु को खरीदते हैं और बेचते हैं। तो यहाँ क्रय का मतलब वही हुआ। क्रय का मतलब होता है खरीदना, विक्रय का मतलब होता है बेचना। ठीक है दोस्तों। नंबर 7, उदारीकरण से आप क्या समझते हैं, ऐसे सवाल रहेगा। या उदारीकरण क्या है, या उदारीकरण से क्या तात्पर्य है। ठीक है दोस्तों,
तो उस सब का सवाल का जवाब आपका एक ही देना है। उदारीकरण का अर्थ ऐसे नियंत्रण में ढील देना या उन्हें हटा लेना जिससे आर्थिक विकास में बढ़ावा मिले, उसे उदारीकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से कुछ शॉर्ट टाइप है। लघु उत्तरीय प्रश्न किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दे। आपका 8वां सवाल है दोस्तों, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, या वैश्वीकरण क्या है, या वैश्वीकरण से आपका क्या तात्पर्य है। तो इसका जवाब यही रहेगा दोस्तों, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण के कारण आज विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, तकनीकी तथा श्रम का आदान प्रदान होता है। ठीक है दोस्तों। देखिए, वैश्वीकरण के कारण क्या होता है दोस्तों, इंग्लैंड का अगर हमें भारत में अगर किसी मशीन को मतलब लगाना है तो इंग्लैंड का आदमी भी चाहिए और सामान भी चाहिए। और ये सब किस कारण से होता है, एकीकरण के कारण ही होता है दोस्तों। ठीक है। सवाल नंबर 9 हो गया आपका। सवाल नंबर 9 हो गया दोस्तों, ब्रिटेन के महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमला क्यों किए। सवाल बोल रहा है कि ब्रिटेन के जो महिला हैं, काम करने वाली जो श्रमिक थे, ठीक है, वो स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमला क्यों किए। ठीक है, देखते हैं। बेरोजगारी के भय से नए प्रौद्योगिकी का विरोध करते थे। मतलब क्या हुआ कि बेरोजगारी के डर से उस मशीन का हम लोग विरोध करता था उन लोग। ठीक है, स्पिनिंग जेनी मशीन की। तो सवाल नंबर 9 है आपका, ब्रिटेन के महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमला क्यों किए, मतलब विरोध क्यों किए स्पिनिंग जेनी मशीन का। ठीक है, तो दोस्तों चलिए इसका जवाब है, बेरोजगारी के भय से महिलाएं नए प्रौद्योगिकी का विरोध करते थे। मतलब बेरोजगारी का डर से, ठीक है, वहाँ की जो महिला कामगार थी वो नया नया जो आया था प्रौद्योगिकी का, जो मशीनीकरण का, जो स्पिनिंग जेनी मशीन है, उसका विरोध करते थे। स्पिनिंग जेनी मशीन के आने से उन्हें अपना रोजगार छीन जाने का भय सता रहा था। ठीक है, इसलिए ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमला किए। मतलब दोस्तों हमला बोले तो लाठी वाठी नहीं, विरोध किए। ठीक है। सवाल नंबर 10, भारत के एक खाद्य फसल के नाम बताइए और उसे उगाने के लिए 2 आवश्यक भौगोलिक दशाओं के नाम लिखिए। भारत, ये तब समझ में आ रहा है आपको, भारत का एक खाने वाला फसल का नाम बताइए और उसे उगाने के लिए 2 आवश्यक, मतलब 2 ठो कंडीशन आपको लिखना है। भौगोलिक दशा, जिसको हम लोग बोलते हैं जलवायु परिवर्तन, मतलब कैसा होना चाहिए, है ना। तो इसका जवाब है दोस्तों, चावल जो है भारत की एक प्रमुख फसल है। इसे उगाने के लिए 2 आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां निम्नलिखित है। पहला है दोस्तों आपका, उष्ण और आदर्श जलवायु होना चाहिए। दूसरा, समतल भूमि होना चाहिए ताकि पानी ज़्यादा दिनों तक इकट्ठा रह सके। ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 की ओर। सवाल नंबर 11 दोस्तों, लोकतंत्र किस रूप में एक उत्तरदायी शासन है। ठीक है, लोकतंत्र किस रूप में एक उत्तरदायी शासन है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जवाब है आपका, लोकतंत्र में जनता अपनी सरकार खुद चुनती है। लोकतंत्र में क्या होता है, हमारे इंडिया में क्या है, लोकतंत्र चलता है। ठीक है दोस्तों, लोकतंत्र शासन चलता है। ठीक है, कि जनता खुद चुनाव करती है अपनी सरकार की। ठीक है, इस प्रकार वह जनता के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी होता है। इस प्रकार क्या होता है कि जनता के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी होता है अगर कुछ होता है तो। ठीक है, तो लोकतंत्र में जनता सरकार के कार्यों की जानकारी लेती है। लोकतंत्र में क्या होता है दोस्तों, सरकार जो है,
सरकार का जो भी कार्य है वो लोकतंत्र में जनता सरकार के कार्यों की जानकारी लेता है। क्या होता है कि लोकतंत्र अगर शासन है तो जनता जो है सरकार के कार्यों की जानकारी लेता है कि सरकार क्या क्या करती है, क्या नहीं करती है। तथा विरोध दल मतलब उसका क्या होता है कि एंटी पार्टी, मानते हैं अगर बीजेपी सरकार अभी चल रहा है तो अब इसका एंटी पार्टी आपका कांग्रेस हो गया, तो विरोध दल सरकार की आलोचना भी करती है। ठीक है, अगर कुछ होता है तो मानते हैं अगर अच्छा नहीं किया तो क्या हुआ, अगर बीजेपी सरकार है तो अभी क्या हुआ कि अगर बीजेपी सरकार का कार्य अगर अच्छा नहीं लगा तो कांग्रेस पार्टी क्या करेगी, बीजेपी सरकार की आलोचना करती है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार लोकतंत्र में जिम्मेवार सरकार का गठन होता है। ठीक है दोस्तों, सवाल नंबर 12, अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और जरूरतमंद वाले लोगों के बीच बैंक किस तरह मध्यस्थता करती है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों का अर्थ है जिसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है दोस्तों। ठीक है, और ज़रूरतमंद वाले लोगों के बीच मतलब जिसके पास पैसा की कमी है दोस्तों। ठीक है, वही बताया चाहे जिसके पास ज़्यादा पैसा, जिसके पास पैसा नहीं है और उसे ज़रूरत है, वो दोनों के बीच बैंक किस तरह मध्यस्थता करती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। अतिरिक्त मुद्रा वाले लोग अपना अतिरिक्त धन बैंक में जमा करवा देते हैं। मतलब जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो आदमी क्या करता है, घर में पैसा नहीं रखता है, बैंक में जमा कर देता है जहाँ से उन्हें ब्याज मिले। इसलिए वो जमा करता है ताकि उसका पैसा का उसे ब्याज मिले और धन भी सुरक्षित रहे और उसका पैसा भी सुरक्षित रहे। उस जमा राशि को ऋण देने के लिए प्रयोग करता है बैंक। ठीक है, जिससे ज़रूरतमंद वाले लोगों को उचित ऋण मिल जाता है। जिसे पैसा की ज़रूरत है वो ऋण निकाल लेता है वही पैसा। ठीक है, इस प्रकार अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और ज़रूरतमंद वाले लोगों के बीच बैंक मध्यस्थता करती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। सवाल नंबर 13, विश्व व्यापार संगठन के किन्हीं दो उद्देश्य को लिखें। दोस्तों विश्व व्यापार संगठन मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका होता है दोस्तों WTO, है ना। W फॉर वर्ल्ड है ना, T फॉर ट्रेड, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, है ना, कि किन्हीं दो उद्देश्य को लिखना है। ठीक है दोस्तों, इसका जवाब हो गया आपका विश्व व्यापार संगठन के किन्हीं दो उद्देश्य निम्न है। पहला क्या है दोस्तों, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं व्यापार का प्रसार करना। ठीक है, क्या बोल रहा है, अगर वस्तु है और सेवा के उत्पादन एवं व्यापार का प्रसार करना मतलब एक देश से दूसरे देश को भेजना। ठीक है, प्रसार करना मतलब अगर इंडिया में कोई सामान बन रहा है और बाकी देश में नहीं है तो क्या करता है कि इंडिया से वो मानते हैं अमेरिका भेज देता है। तो क्या हुआ, एक देश से दूसरा देश क्या हुआ, ये प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है दोस्तों, कंडीशन नंबर 2, पर्यावरण का संरक्षण एवं उसकी सुरक्षा करना। पर्यावरण का संरक्षण मतलब पर्यावरण का संरक्षण कैसे होता है दोस्तों, हम लोग मानते पेड़ पौधे लगाएंगे, है ना, पर्यावरण का संरक्षण हो गया। और उसकी सुरक्षा मतलब पेड़ पौधा लगाएं तो उसे ऐसे छोड़ देंगे, उसका देखभाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ रहा दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, मतलब ये आपका सब्जेक्टिव टाइप है। ठीक है, ऊपर तरफ भी सब्जेक्टिव है लेकिन वो शॉर्ट टाइप था, यहाँ से आपका लॉन्ग टाइप है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आपका 14 नंबर है सवाल, G77 देशों से आप क्या समझते हैं। यार रहेगा G77 देश क्या है या G77 देशों से आपका क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों G77 का मतलब होता है ग्रुप है। ठीक है, मतलब क्या है, 77 देशों का ग्रुप है। मतलब इंडिया है, अमेरिका है, चाइना है, रूस है, टर्की है, पाकिस्तान है, मैं ऐसे ही ले रहा हूँ। मान लेते हैं ये सब क्या है, एक एक देश का हुआ कि एक जगह अगर वो ग्रुपिंग में
शामिल हो गया। ठीक है, तो यही सब G77 का निर्माण हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो G70 उम्मीद करता आपको समझ में आ रहा है। G77 मतलब क्या होता है कि 77 देशों का एक ग्रुप है। तो इसका जवाब हो गया दोस्तों उत्तर, G77 विश्व के ऐसे विकासशील देशों का समूह है ना, जो अपनी अर्थव्यवस्था को तेज गति प्रदान करने के लिए संगठित हुआ है। इनका उद्देश्य अपने संसाधनों पर नियंत्रण रखना, जिससे उन्हें आर्थिक विकास में सहायता मिल सके, कच्चे माल का सही दाम मिले तथा अपने तैयार मालों को विकसित देशों के बाजार में बेचने के लिए अच्छी पहुंच मिले, है ना। संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों के हितों की बात रखने वाला सबसे बड़ा गुट है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मतलब अमेरिका, यूएस। ठीक है दोस्तों, G77 को ब्रिटेन वुड्स की संतानों की प्रक्रिया के रूप में भी देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका रहा सवाल नंबर 15। क्या है दोस्तों, लोकतंत्र शासन व्यवस्थाओं के समक्ष विस्तार की चुनौतियां क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जवाब है आपका, लोकतंत्र शासन व्यवस्थाओं के समक्ष विस्तार की अनेक चुनौतियां हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है, लोकतंत्र विकास की चुनौतियां का अर्थ ही होता है कि सत्ता में साझेदारी को विस्तार बनाया जाए और इसी उद्देश्य से विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को अपनाया जाता है। इस प्रकार सरकार का सत्ता को कई स्तरों में बांट दिया जाता है। ठीक है, पहला जैसे क्या होता है, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासनिक इकाइयां सत्ता में साझेदारी को विस्तृत बनाने के लिए वंश, लिंग, जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, स्थान आदि के आधार पर भेदभाव की मिटाने की चुनौती है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए भारत ने अनेक प्रयास किए हैं। पंचायती राज की स्थापना की गई है। सत्ता में साझेदारी को विस्तृत बनाने के लिए, दिख नहीं रहा है दोस्तों, इसका मैं ऊपर कर देता हूँ, बनाने के लिए पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर तो आपका रहा, देखो सवाल नंबर आपका है 16। एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका की विवेचना कीजिए। मानते अर्थव्यवस्था क्या है दोस्तों, जिसको हम लोग जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था क्या होता है दोस्तों, अगर इंडिया में जितने भी आदमी हैं सबका इनकम के हिसाब से ही एक देश का अर्थव्यवस्था को देखा जाता है दोस्तों। ठीक है, कि मतलब एक देश का प्रति व्यक्ति आय कितना है। तो इसका सवाल हो गया दोस्तों, एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। मतलब अर्थव्यवस्था को देखने के लिए रुपया बहुत ज़रूरी है। मुद्रा की सहायता से ही हम किसी वस्तु को खरीद या बेच सकते हैं। व्यापार में तो मुद्रा ही बहुत ही अहम भूमिका होती है, क्योंकि मुद्रा के द्वारा व्यापारिक क्रिया सफलतापूर्वक पूरी की जाती है। मुद्रा की सहायता से एक स्थान से वस्तुओं खरीद करके दूसरे स्थान पर उसे बेचा जाता है। बजट निर्माण में भी मुद्रा की अहम भूमिका होती है। कोई बजट कितना बड़ा है, मुद्रा के आधार पर ही उसे मापा जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना में मुद्रा की विशेष भूमिका होती है। देश की राष्ट्रीय आय की गणना मुद्रा में की जाती है, जो देश के निवासियों का जीवन स्तर को दर्शाती है। मुद्रा के बिना राष्ट्रीय आय की गणना करना बहुत ही कठिन है। इस प्रकार किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा की बहुत ही अहम भूमिका होती है दोस्तों। तो दोस्तों, पैसा कितना इम्पोर्टेंट है, पैसा से ही हम लोग सब कुछ कर सकते हैं दोस्तों, और ये अर्थव्यवस्था पैसा से ही देखा जाता है। तो सवाल नंबर है आपका 17। ये आपके आखिरी सवाल है दोस्तों, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है क्यों। तो इसका जवाब है दोस्तों,
भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, जिसके निम्नलिखित कारण है। पहला क्या है दोस्तों, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, जिसके कारण यहाँ अधिक गर्मी पड़ती है। दूसरी कंडीशन, ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में सौर ऊर्जा तेजी से प्रचलित हो रहा है। तीसरा कंडीशन, सौर ऊर्जा संयंत्र को, मतलब सौर ऊर्जा का जो भी मशीन है, संयंत्र का मतलब मशीन होता है, को भारत के विभिन्न भागों में किया जा रहा है, जिससे प्रदूषण को कम करने के में सहायता मिलती है और यह पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है दोस्तों, सौर ऊर्जा आप लोग जानते होंगे कैसा रहता है, मैं थोड़ा फिगर में बता देता हूँ। सौर ऊर्जा का मतलब इस तरह रहेगा दोस्तों, और यहाँ से ऑफ इस तरफ पंख लगा हुआ रहता है और ये घूमते रहता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा या आपको क्लास? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, क्या चीज़ को, जमधा पाठशाला चैनल को। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए ठीक है, इंतज़ार करते हैं नेक्स्ट वीडियो का। ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट रही तो हम अगला भी लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों।